हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टेप हिमाचल। तो आज हम लोग हमारे मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एक स्पेशल करंट अफेयर्स सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जहां पे हम लोग देखेंगे पिछले एक साल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जहां पे आज हम लोग पॉलिटी एंड गवर्नेंस के कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। ये सीरीज हर बच्चे के लिए रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। जिसने इवन नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम देना है उसको आइडिया लगना चाहिए कि करंट अफेयर को कैसे आप लोग इंटीग्रेट कर सकते हो अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज में। उसके साथ साथ जो एलाइड की प्रिपरेशन कर रहा है उसके लिए भी सीरीज जो है वो काफी हेल्पफुल साबित होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हर रोज जैसे पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, कल हम लोग इकोनॉमी के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, देन ज्योग्राफी के करेंगे, और जो सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहते हैं दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके ऊपर हफ्ते में जो है वो 2 दिन दिए गए हैं। क्लियर? ताकि क्योंकि आईआर मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, तो 2 दिन जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर आप लोगों को मेंस करंट अफेयर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी करंट अफेयर्स होंगे जो शायद वीडियो में कवर ना हो पाए, लेकिन जो पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल हिमाचल प्रदेश जी की तूफानी पार्टी पे शेयर की जाएगी, तो उसमें जो करंट अफेयर डिस्कस होंगे उनको तो शेयर किया जाएगा, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी हम लोग ऐड करेंगे ताकि आपके मैक्सिमम दायरे, मैक्सिमम डायमेंशन जो है वो कवर हो सके। क्लियर? तो सबसे पहले जिस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करेंगे, ये बेसिकली रिलेटेड है हमारे, क्योंकि पता होना चाहिए आप लोगों को कि कोई भी करंट अफेयर अगर आप पढ़ रहे हो तो वो कहाँ पे हमारे लिए बेनिफिट होगा। तो जनरल स्टडीज पेपर 2 की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पे मेंशन किया गया है चैलेंजेस एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म इन इंडिया। क्लियर? तो जो चैलेंजेस एसोसिएटेड विद फेडरलिज्म इन इंडिया है, उसी के कंटेक्स्ट में ये स्पेसिफिक करंट अफेयर जो है वो हम लोगों को देखने को मिला, जिसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे। हेडिंग है फेडरलिज्म ड्यूरिंग पैंडेमिक, यानी कि जो कोविड पैंडेमिक जिसकी शुरुआत हमने 2020 में देखी, उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो फेडरलिज्म के ऊपर पड़ा। आसान भाषा में फेडरलिज्म का कंसेप्ट क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं, इसकी क्या प्रैक्टिस्टिक्स हैं, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। लेकिन वो लोग जो नए हैं, अभी इन्होंने जानना चाहते हैं करंट अफेयर्स को कैसे अप्रोच करना है, तो उनको आसान भाषा में मैं समझा देता हूँ। फेडरलिज्म जहाँ पे जो आपके जितने यूनिट्स रहते हैं उनकी अपनी अपनी पावर्स है, यानी कि जहाँ पे सेंटर और स्टेट जो है वो हर एक की अपनी अपनी अलग अलग पावर्स रहेंगी और एक दूसरे के स्फेयर में वो अननेसेसरली इंट्रूड या इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब अगला सवाल आता है कि क्या इंडिया जो है वो फेडरलिज्म है, या इंडिया के अंदर फेडरलिज्म है या नहीं है। इंडिया के अंदर फेडरलिज्म की कुछ जो फीचर्स हैं वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं, लेकिन इंडिया को हम लोग फुली फेडरल स्टेट नहीं कंसीडर करते हैं। इंडिया को हम लोग कहते हैं कि इंडिया जो है वो आपका क्वाजी फेडरल है। क्लियर? इवन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की भी मैं बात करूं, वहां पे भी इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स के नाम से रेफर किया गया है रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो यही कारण है। लेकिन अगेन फिर भी जिस तरीके से हमारी लिस्ट डिवाइडेड हैं, जहाँ पे सेंटर के पास अपनी पावर्स हैं, यूनियन लिस्ट के अंदर जो दी गई हैं, स्टेट्स के पास अपनी पावर्स हैं, तो उनको देख के हम लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि शायद कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि फेडरलिज्म के हम लोगों को हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिलते हैं। लेकिन अगेन फुली फेडरलिज्म हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। हम लोग इस स्पेसिफिक करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे क्योंकि हम लोगों ने देखा कि जो कोविड है उसके इम्पैक्ट हमें अलग अलग जो दायरा है, अलग अलग डायमेंशन उनके ऊपर पड़े। जिसमें सबसे पहले जो है वो आपका सोशल इम्पैक्ट हुआ। सोशल इम्पैक्ट में चाहे आपकी वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, एल्डरली हैं, क्लियर, स्पेशली एबल्ड हैं, उनके ऊपर भी हम लोगों ने नेगेटिव इम्पैक्ट देखा कोविड सिचुएशन का। उसके साथ साथ हम लोगों ने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखा, साथ में जो है वो इकोनॉमी के ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिला। तो इन्हीं डायमेंशन में एक छोटा सा दायरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो फेडरलिज्म है उसने पैंडेमिक के दौरान, ये जो फेडरल कुछ फीचर्स हमारे देश के संविधान के द्वारा हम लोगों को दिए गए हैं, हमारे देश की पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को दिए गए हैं, उन्होंने उनको अपहोल्ड किया या किस तरीके से उनके फंक्शंस जो है वो हम लोगों को देखने को मिले। तो इस पूरी सिचुएशन को मैं आसान भाषा में ही समझाऊंगा, बाकी जो पीडीएफ आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी उसमें काफी डिटेल्ड रहेगा। तो आसान भाषा में अगर हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे तो जो इंडिया में फेडरलिज्म का सिचुएशन था, क्लियर, उसको 2 तरीके से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग रखेंगे फर्स्ट फेज। फर्स्ट फेज वो जब हमारी जो है वो पहली फर्स्ट वेव जो है वो कोविड की आई थी, क्लियर, जब मार्च की बात थी, मार्च 2020 की। उसके बाद सेकंड रहेगा हमारा सेकंड स्टेज, दूसरा फेज जो है, क्लियर, जब आप लोगों ने देखा कि कोविड का सेकंड वेव आया। तो ये दोनों जो है वो, ये दोनों अलग अलग जो फेजेस या 2 अलग अलग वेव्स हैं, ये हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा देंगे कि इंडिया में जो फेडरलिज्म है उसका वो किस तरीके से जो है वो हम लोगों को फंक्शन करता हुआ देखने को मिला, कि हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अपहोल्ड हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फर्स्ट वेव की, तो आप लोगों ने देखा कि फर्स्ट वेव में जितने भी डिसीजन थे वो सारे के सारे जो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले गए, यानी कि जो सेंटर है उसने सारी पावर्स जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत अपने पास ले ली। इवन दो जो आपका एपिडेमिक डिजीज एक्ट है उसके अंतर्गत स्टेट्स के पास
पावर्स हैं अपनी जो स्टेट्स हैं वो अपनी पावर्स को एक्सरसाइज कर सकती है, लेकिन इवन स्टेट्स ने भी उस एपिडेमिक में अपनी पावर्स को एक्सरसाइज नहीं किया और वो सारे के सारे डिसीजन, सारे के सारे ऑर्डर्स जो वो किससे लेती रही, सेंटर से लेती रही। तो जो सेंटर ने कहा वही पूरे हिंदुस्तान में इंप्लीमेंट हुआ। सेंटर ने कहा कि लॉकडाउन लगा दिया जाए, पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गया, वहां पे स्टेट से कुछ भी नहीं पूछा गया। तो जो फर्स्ट वेव, नो डाउट कारण थे, रीजंस थे, क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था वो हमारा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था, हमें पता नहीं था कि इस बीमारी से किस तरह से लड़ा जाए। तो यही कारण था, सेंटर ने जो है वो एक तरह से इमरजेंसी पावर्स को यूज किया अपनी, मतलब वो वाली इमरजेंसी नहीं, इन जनरल जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर उसके पास पावर्स है, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर जो है वो हम लोगों को लॉकडाउन होता हुआ देखने को मिला। लेकिन जो हमारा कंसेप्ट है फेडरलिज्म, जहां पे हम मानते हैं कि जो स्टेट्स हैं, सेंटर हैं, वो ऑलमोस्ट इक्वली पावरफुल हैं, क्लियर, तो अपनी अपनी स्फीयर में ही अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को यहाँ पे नेगेट होता हुआ देखने को मिला। और फर्स्ट वेव में हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, वो सेंट्रलाइजेशन की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर, ये था पहला फेज। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि जो फेडरलिज्म था फर्स्ट फेज में, वो कहीं ना कहीं आप लोगों को नेगेट होता हुआ देखने को मिला। यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का आपको पूरा नजारा देखने को मिला। तो ये भी कहीं ना कहीं जब आप लोग ये कंपेयर करोगे फेडरलिज्म और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, तो शायद ये आर्गूमेंट जो है वो आपको ये जस्टिफाई करने में हेल्प करेगा कि किस तरीके से हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या जो पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है वो बहुत ज्यादा सेंटर की तरफ टिल्टेड है, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। ये एग्जाम्पल आप सब लोगों के सामने है। उसके बाद हमने देखा कि फर्स्ट वेव जैसे ही खत्म हुई, धीरे धीरे हिंदुस्तान जो है वो खुलना शुरू हो गया, और उसके बाद अराइवल हुआ सेकेंड वेव का। लेकिन सेकेंड वेव में आपने कुछ चीजों में ट्रांसफॉर्मेशन देखी। क्या कि पहले फर्स्ट वेव में जहां पे सारे डिसीजन सेंटर के द्वारा लिए जा रहे थे कि लॉकडाउन को सॉरी, कि लॉकडाउन को कितने दिनों तक एक्सटेंड करना है, कब तक एक्सटेंड करना है, सेकेंड वेव में वो सारे के सारे डिसीजन जो है वो किसके पास चले गए थे, स्टेट्स के पास चले गए थे। तो स्टेट्स को पावर दे दी गई थी कि आप डिसाइड करिए कि आपने क्या करना है। तो स्टेट डिसाइड कर रही थी कि उन्होंने अपने बॉर्डर्स क्लोज करने हैं या नहीं करने हैं। स्टेट डिसाइड कर रही थी कि कहाँ पे जो है वो कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाए, लोकलाइज्ड कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाए। तो आसान भाषा में जब सेकेंड वेव आई तो हर डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो शिफ्ट कर दी गई सेंटर से, कहाँ पे, स्टेट्स के पास। तो सेकेंड वेव में कहीं ना कहीं हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस किया गया। तो जो सेंटर ने फर्स्ट वेव में फेडरलिज्म के बिल्कुल एंटी एक अपने फंक्शंस को परफॉर्म किया था, सेकेंड वेव में कहीं ना कहीं वो हम लोगों को रीस्टोर होता हुआ देखने को मिला। तो फेडरलिज्म को आसान भाषा में अगर कंक्लूड किया जाए तो कहीं ना कहीं बैलेंस जो है वो हम लोगों को नो डाउट देखने को मिलता है। लेकिन ओवरऑल इंडिया में फेडरलिज्म है या नहीं है, प्रॉपर फेडरलिज्म है या नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर अभी भी मौजूद हैं और अभी आगे भी रहेंगे। क्लियर, जहां पे कभी भी जो है वो इमरजेंसी सेंटर के द्वारा लगाई जा सकती है, जैसे 352 356 स्पेसिफिकली जो इमरजेंसी मेकिंग पावर्स हैं वो ये बताती हैं कि यहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ज्यादा डोमिनेशन है रेदर देन फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर, तो ये तो एक जनरल सा थोड़ी सी एक कहानी थी, एक थोड़ी सी ओवरव्यू था कि फेडरलिज्म पैंडेमिक के दौरान हमें बैलेंस थोड़ा सा होता हुआ देखने को मिला। जो पहले कंप्लीटली सेंट्रलाइज था, सेकंड स्टेज तक आते आते जो है वो हमें डिसेंट्रलाइज होता हुआ देखने को मिला। उसके साथ साथ सेकंड वेव तक आते आते जो है वो आप सब लोगों ने देखा कि वैक्सीनेशन भी लगनी शुरू होगी, जहां पे स्टेट्स के पास पावर आ गई कि वो प्रोक्योर कर सकते थे। इनिशियल स्टेजेस पे स्टेट्स के पास इस तरह की कोई भी पावर नहीं थी। क्लियर, इसके साथ साथ सेंटर ने जो है वो स्टेट्स को कुछ फंड्स भी प्रोवाइड किए, पैसा भी दिया, 12,000 करोड़ के आसपास 2020 सितंबर अक्टूबर में रिलीज किया गया था, ताकि जो स्टेट्स हैं वो अपना जो भी मैनेजमेंट है, जो कोविड के कारण नुकसान पहुंचा है, उसको कहीं ना कहीं जो है वो उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। तो इस तरीके से सेकेंड जो फेज है पैंडेमिक का, वो कहीं ना कहीं जो फेडरल फीचर्स उनको अपहोल्ड करता हुआ हम लोगों को देखने को मिला। तो यही जनरल सी चीज है, यानी कि आप लोगों को पूछा जाए कि फेडरलिज्म की धज्जियां उड़ा दी गई, तब भी आपके पास कुछ आर्गुमेंट्स होने चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि फेडरलिज्म जो है वो रीस्टोर हुआ, तो भी कहीं ना कहीं आप लोगों के पास जो है वो अल्टीमेट आर्गुमेंट होने चाहिए। तो ये तो थी बात आसान भाषा में कि क्या क्या चैलेंजेस या किस तरीके से जो है वो हम लोगों को सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस हैं, क्लियर, वो पैंडेमिक टाइम पीरियड के ऊपर देखने को मिले। अब इसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि अगर थोड़ा सा मैं कंसाइज करूं, थोड़ा और इसको एक्सपेंड करूं, तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही है कि ओवरऑल अगर निकाला जाए तो मैक्सिमम टाइम के ऊपर इवन अभी भी
जो फिस्कल मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जैसे आप लोग देख रहे थे बहुत सारी स्टेट्स जो जीएसटी है उसके रिलीज करने की बात कर रही थी लेकिन सेंटर नहीं कर रहा था। तो फिस्कल फेडरलिज्म की अगर मैं बात करूंगा, फिस्कल रिलेटेड मैटर्स की बात करूंगा, तो वहां पे भी सेंटर जो है उसकी ज्यादा डोमिनेशन देखने को मिली। तो हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन ये शायद निकाल सकते हैं कि जहां पे सेंटर, क्योंकि नेचुरली भी अगर मैं देखूंगा तब भी सेंटर ज्यादा पावरफुल है, मैक्सिमम डिसीजन जो है सेंटर के द्वारा ही लिए जाते हैं। क्लियर, इवन जैसे अभी आप एग्रीकल्चरल बिल्स की भी बात करो, नो डाउट वो कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। क्लियर, लेकिन फिर भी जहां पे स्टेट्स को कंसल्ट करना चाहिए था वहां पे सेंटर ने कंसल्ट नहीं किया। तो इन जनरल भी अगर आप देखोगे तो सेंटर जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग पोजीशन में अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को देखने को मिलता है। तो फेडरलिज्म थोड़ा सा ड्यूरिंग पैंडेमिक भी वैसे ही रहा, जहां पे जो सेंटर है उसने ज्यादा डोमिनेशन की, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग या ज्यादा पावर के, बड़ी पावर के रूप में हम लोगों को देखने को मिला। उसके साथ साथ ऑब्वियस बात है, कोरोना के टाइम पे सब बंद हो गया, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फर्स्ट वेव में खत्म तो नहीं, सॉरी, बंद कर दिया गया, शट डाउन कर दिया गया, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा जो वो स्टेट्स को भुगतना पड़ा, क्योंकि स्टेट्स में ऑलरेडी जो फाइनेंशियल क्रंच है वो चलता है, ज्यादा जो पैसा है वो सेंटर के पास मेनली हम लोगों को देखने को मिलता है। तो स्टेट्स की जो आमदनी थी उसके ऊपर बहुत नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो हम लोगों को कोविड टाइम पीरियड के ऊपर देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं सेंटर जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन में है, नो डाउट सेंटर को भी नुकसान हुआ, लेकिन स्टेट्स को ज्यादा नेगेटिव जो है वो उसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ा। क्लियर, क्योंकि सेंटर के पास मैक्सिमम टैक्सेस जो हैं, जो लुक्रेटिव टैक्सेस है उनकी कलेक्शन सेंटर करता है, तो उसके बाद वो स्टेट्स को जो है वो उनको डिवॉल्व करता है, स्टेट्स के पास, स्टेट्स को जो वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन में किसी भी तरह का डिले होता है तो उसका खामियाजा अल्टीमेटली स्टेट्स को भुगतना पड़ेगा। क्लियर, और जो स्टेट्स के अंदर लोग हैं उनको भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट यही है कि जो एफडीआई इनफ्लो को अप्रूव करने की पावर है वो अभी भी सेंटर के पास है, जिसका अगेन स्टेट्स जो है वो नेगोशिएट तो कर लेती हैं, लेकिन जब तक सेंटर अप्रूव नहीं करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल एजेंसी अप्रूव नहीं करेगी, तब तक यहाँ पे एफडीआई नहीं आएगी। ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। उसके साथ साथ जो फॉरेन एड है वहां पे भी सेंटर की डोमिनेशन है, कि अगर कोई स्टेट बाहर से किसी को पैसा जो है वो अगर आ रहा है, जैसे केरला में, चलिए थोड़ा एक डिफरेंट एग्जांपल है, जब केरला में फ्लड्स आए थे तो जो आपके अरेबियन कंट्रीज हैं वहां से पैसा केरला गवर्नमेंट मान गई थी कि हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट ने किसी भी तरह का पैसा लेने से जो है वो मना कर दिया था। तो इस तरीके से जो स्टेट्स है, मतलब यहाँ पे जो लिंकेज है पेंडेमिक के साथ वो क्या होगी कि जब स्टेट्स ऐसी सिचुएशन में है, जब उनके पास पैसा नहीं है, तो वो किसी भी तरीके से पैसा बाहर से रेज नहीं कर सकती है। बाहर से अगर पैसा रेज करना है तो उसको सेंटर की अप्रूवल की आवश्यकता है, और यही परेशानी जो वो स्टेट्स को ड्यूरिंग पैंडेमिक भी स्टेट्स ने बहुत ज्यादा फेस की। क्लियर, तो पहला सिंपल सा चीज यही है कि जो चैलेंजेस रहे फेडरलिज्म को ड्यूरिंग पैंडेमिक, उनको हम आसान भाषा में इन 4 पॉइंट्स की सहायता से भी समझ सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड स्टेज थी जिसकी मैं बात कर रहा था कि शिफ्ट टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन थी, तो मैंने बताया कि जो लोकलाइज्ड लॉकडाउन्स हमें देखने को मिला, जहां पे स्टेट्स के पास पावर थी वो किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया में लॉकडाउन इंपोज कर सकता था। परचेजिंग पावर, जो वैक्सीन की परचेजिंग पावर थी वो स्टेट्स को डिवॉल्व की गई। क्लियर, इसके साथ साथ जो है वो बहुत सारी स्टेट्स को पावर दी गई कि वो अपने लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च करे। जैसे अभी हिमाचल प्रदेश ने वो भी, जो भी बच्चे जिनके माता पिता का जो है वो देहांत हुआ है ड्यू टू कोविड, उनके लिए जो वो 50,000 रुपीज जो है वो सैंक्शन किया। आई थिंक ये 3-4 दिन पहले की ही बात है। तो इस तरीके से अपने लोगों के वेलफेयर के लिए स्टेट्स ने जो वो मल्टीपल स्टेप्स, मल्टीपल कदम जो है वो लिए हैं। तो पहले में आपका हम कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन था, धीरे धीरे जैसे जैसे हम सेकंड स्टेज में गए वैसे वैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो शिफ्ट है वो जो है वो हमारा थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर हुआ। अब अगली बात है कि ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक कुछ ऐसे कदम थे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए, जिससे हम शायद ये कह सकते हैं कि जो फेडरलिज्म है वो थोड़ा बेटर हुआ है। जैसे थोड़ी देर पहले जो मैंने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने उन आर्गुमेंट्स को यूज किया था जिसमें हम कह रहे थे कि फेडरलिज्म जो वो वीक हुआ है, कमजोर हुआ है। जो ऑलरेडी वीक था, ऑलरेडी कमजोर था, पैंडेमिक ने उसको और ज्यादा वीक बना दिया, उसको और ज्यादा कमजोर बना दिया। बट एट द सेम टाइम यूनियन गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जिनमें फिस्कल फेडरलिज्म को स्ट्रेंथन करने की बात हुई। फिस्कल फेडरलिज्म आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूँ। फिस्कल फेडरलिज्म में सिंपल सा है कि जैसे फाइनेंस कमीशन है, तो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि स्टेट्स को कितना पैसा जो है वो दिया जाए सेंटर के द्वारा। तो पहले तो बहुत ही कम हुआ करता था, इस बार जो है वो 41% सेंटर से स्टेट्स को डिवॉल्व किया जाएगा। पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। नो डाउट पिछले साल, पिछले की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली थोड़ा 1% का कमी है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए, प्रीवियस ट्रेंड्स को अगर ऑब्जर्व किया जाए, तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन है जहाँ पे फेडरल जो फाइनेंस कमीशन है उससे ज्यादा पैसा जो है, ये उसके रिकमेंडेशन पे ज्यादा पैसा जो है वो स्टेट्स के पास आ रहा है। तो थोड़ा सा बैलेंस होता हुआ हम लोगों को फाइनेंशियल मैटर्स में सेंटर और स्टेट का रिलेशन देखने को मिल रहा है।
दूसरा ये है कि सेंटर ने अलाउ कर दिया है कि जितनी आपकी जीएसडीपी है, यानी कि जो आपकी स्टेट का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका आप 3% तक डेट जो है वो रेज कर सकते हो। तो स्टेट्स ने वहां से भी पैसा रेज किया और उसका सहायता, उसका जो हेल्प है वो उन लोगों को मिला टू फाइट कोविड क्राइसिस। इसके साथ साथ आपने सुना होगा WMA होता है, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जो आरबीआई के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो इनके थ्रू भी स्टेट्स ने जो शॉर्ट टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट थी वो उसको सेंटर ने जो है वो उनको ये प्रावधान दिया, जिसका फायदा जो है वो स्टेट्स ने उठाया। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने सारी पावर्स को खुद के पास रखा, इनिशियल स्टेजेस पे था, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा कुछ ऐसे मेजर्स अख्तियार किए गए, कुछ ऐसे मेजर्स अडॉप्ट किए गए जिनकी सहायता से जो है वो स्टेट्स के पास भी पैसा आया और उन्होंने इस कोविड क्राइसिस को प्रॉपरली फाइट किया। नेक्स्ट यही है कि अब स्टेट से जो है वो मैक्सिमम पॉलिसी मेकिंग में जो वो पूछा जा रहा है। वैसे फार्म बिल जो है वो उसका थोड़ा एंटी रहेगा, लेकिन अगेन जब हम प्रेज करेंगे क्लियर, जैसे जब भी आपका जो एक मॉडल टेनेंसी एक्ट है वहाँ पे स्टेट से जो है वो कंसल्ट किया गया। तीसरा यही है कि अब फॉरेन इकोनॉमी पॉलिसी में स्टेट्स का काफ़ी योगदान, या योगदान तो नहीं, थोड़ा सा इसको मैं आसान भाषा में समझाता हूँ कि जैसे अब क्या है कि जो स्टेट्स हैं उनके फॉरेन कंट्रीज में उन्होंने स्टेट्स ने भी अपने अपने ऑफिसेज जो वो बनाने शुरू कर दिए हैं ताकि वहां से फंड्स उठा के वो अपने राज्यों में लेके आए। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, जिससे जो हम देख रहे थे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, स्पेशली फिस्कल मैटर से रिलेटेड, क्योंकि अल्टीमेटली बिना पैसों के कुछ नहीं हो पाएगा क्लियर। तो जो फिस्कल मैटर से रिलेटेड, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड इश्यूज थे, अब धीरे धीरे जो है हम लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं। किसके लिए? जो हमारी स्टेट्स हैं उनके लिए। और अगर स्टेट्स के लिए बेनिफिशियल है जो ऑलरेडी एक डिसएडवांटेज पोजीशन में है, तो कोविड क्राइसिस में शायद इन कदमों से एक पॉजिटिव इंपैक्ट जो है वो हम लोगों को देखने को मिला। अब थोड़ा सा मैं कंक्लूड करता हूं, अगर आप लोगों को चीज़ें जो है वो थोड़ी सी है ना यहाँ वहाँ जाती हुई देखने को मिल रही होंगी, तो आसान भाषा में हमने कुछ नहीं किया। हमने सबसे पहले देखा फेडरलिज्म, हमने पहले देखा फेडरलिज्म बिल्कुल फेडरलिज्म के अगेंस्ट कुछ कदम उठाए गए, फिर हमने देखा नहीं फेडरलिज्म को रीस्टोर करने की कोशिश की गई क्लियर। तो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो है उनको आज के लेक्चर में कवर किया गया। तो इसी तरीके से जब भी हम किसी करंट अफेयर को अप्रोच करते हैं कि फेडरलिज्म ड्यूरिंग पैंडेमिक, तो हमारे पास दोनों ओपिनियन होने चाहिए क्लियर, कि हाँ था, नहीं था, तो आर्गूमेंट्स देने की क्यों नहीं था, और अगर था तो क्यों था क्लियर। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जनरल स्टडीज पेपर 2 अगेन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी रेलेवेंट है। तो ये था हमारा आज का पहला करंट अफेयर। दूसरे करंट अफेयर की तरफ मूव करते हैं। दूसरा करंट अफेयर जो है वो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। तो अगर आप लोग मेंस का सिलेबस देखोगे जनरल स्टडीज पेपर 2 का, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में मेंशन किया गया है। तो चांसेस हैं कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाए व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये जनरल सवाल है जो हमें देखने को मिलता है 4 नंबर में, मेनली कभी कभी 8 में भी देखने को हो सकता है मिल जाए क्लियर। तो लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करंट अफेयर जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्या था उसके बारे में मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने अभी इस साल देखा कि बहुत सारी स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, तमिलनाडु है, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि स्टेट इलेक्शंस यानी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए जो है वो इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया। और जब इलेक्शन कंडक्ट हुए उसके बाद हमने देखा कि सेकेंड वेव जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर थी, बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी जान सेकेंड वेव में गंवा दी। उसी दौरान मई के आसपास की बात है, वहां पे मद्रास हाई कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको काफी जो है वो डांटा था। एक तरह से उसको ये कहा था कि जो डेथ्स हो रही हैं ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की मिसमैनेजमेंट से हो रही हैं, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स हैं उनको मर्डर चार्जेस के लिए जब उनका ट्रायल होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये चीज़ बुरी लगी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इसके खिलाफ जो है वो अपनी अर्जी दी। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा वर्डिक्ट तो नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना, तो उनको क्रिटिसिज्म सुनने की आदत भी होनी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा था कि अगर मद्रास हाई कोर्ट ऐसा कहेगा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अच्छा काम नहीं कर रहा है क्लियर, और जो इसके ऑफिशियल्स हैं उनको मर्डर चार्जेस के लिए जो है वो कन्विक्ट करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये उसकी क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं है। और ध्यान रखिए, ये डेमोक्रेसी की अगर मैं बात करूंगा तो डेमोक्रेसी का सिंपल सा मतलब यही है कि क्या, रूल बाय द पीपल। और जब लोगों का रूल होगा तो लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रूल कैसे एस्टेब्लिश करते हैं, आप सारे के सारे लोग जो है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके भेजते हो, ठीक है, पार्लियामेंट में भेज दिया, स्टेट लेजिस्लेचर में भेज दिया। और ये लोग अगर मान लो ये लोग जो है वो अगर ढंग से इलेक्ट नहीं होंगे, यानी कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ एक ऐसे इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं रिक्रूट किए जाएंगे जिसके ऊपर लोगों का विश्वास हो, तो आप लोग जो हैं यानी कि जो आम पब्लिक है वो इन लोगों की बात माननी बंद कर देंगे
क्लियर। और जब आप इनकी बात नहीं मानोगे, आपको इलेक्शन कमीशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, तो डेमोक्रेसी जो वो नहीं रहेगी, क्योंकि लोग जो डेमोक्रेसी चलाते हैं उनका विश्वास जो है वो उस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से उठ जाएगा, और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट, इसका खामियाजा जो है वो देश को भुगतना पड़ेगा, जहां पे चांसेस हैं कि लोग सरकार की बात माननी जो है वो बंद कर दें, और हमारे देश के अंदर, किसी भी देश के अंदर जो है वो एनआरकी आ जाए। तो यही कारण है, जो इलेक्शन है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी डेमोक्रेसी। अगर इलेक्शन फेयर होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, क्लियर, तो किसी भी डेमोक्रेसी को कोई खतरा नहीं है, लोग खुश रहेंगे, चाहे उनके द्वारा इलेक्ट या उन्होंने जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट डाला था वो जीते, या जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट नहीं डाला था वो जीते, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर उनको लगेगा कि अच्छा यार ये इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, मान लो, है ना, ऐसा नहीं है वैसे, क्योंकि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है इसकी तो मिसालें दी जाती हैं, इतने करोड़ पॉपुलेशन के, इतने करोड़ वोटर्स के इलेक्शन कराना कोई आसान बात नहीं है, बहुत मुश्किल बात है। तो इंडियन इलेक्शन कमीशन की केस स्टडीज हैं कि कैसे मैनेज किए जाते हैं इतने बड़े इलेक्शन, क्लियर। तो हमारा इलेक्शन मतलब डेवलप्ड कंट्रीज भी वहाँ के इलेक्शन जो है, इलेक्शन कमीशन जो है वो इंडिया का, हिंदुस्तान का इलेक्शन नहीं करवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन जो है वो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी के लिए जाना जाता है, तभी शायद लोगों का विश्वास जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर अभी भी है। बट धीरे धीरे हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ जो है, या उसकी जो पोजीशन है, उसकी जो इंडिपेंडेंस है, उसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। क्रिटिसिज्म में जैसे एक क्रिटिसिज्म तो यही हो गया कि जो अपने कोविड प्रोटोकॉल्स थे, क्योंकि अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 की बात करूंगा तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने की किसकी है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है। और जब इलेक्शंस आते हैं तो सारी मशीनरी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास चली जाती है, वही जो है वो डिसीजंस लेता है। तो ऐसा भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो उसने कोविड प्रोटोकॉल्स को प्रॉपरली फॉलो नहीं करवाया। जो रैलियां चल रही थी, आप लोगों ने देखा ही है कि कितना मास्क जो है वो लोगों के द्वारा लगाए जाते हैं। और ज़्यादा दूर क्यों जाना है, आप अपने आसपास भी देख लो कि जब पॉलिटिकल रैली होती है तब क्या सिचुएशन होती है, और जब आप वैसे मार्केट में घूम रहे होते हो तब क्या सिचुएशन होती है। तो ये पूरे देश की ही कहानी है, और अल्टीमेटली क्योंकि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यही कारण है जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने जो लताड़ लगाई वो किसको लगाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लगाई। लेकिन इस करंट अफेयर से एक डिबेट जो है वो उठ के सामने आ गया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर आप लोग देखते रहते हो कि जैसे ईवीएम है, तो ईवीएम का भी चैलेंज होता है, नो डाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको डिफेंड करता है। ध्यान रखना, डेमोक्रेसी के अंदर इस तरह के सवाल उठते हैं। जो अकाउंटेबिलिटी है वो यही है कि जब जो आपकी जिम्मेवारी दी गई है उसको आपको इंश्योर करना है, क्लियर। तो अगर आपकी जिम्मेवारी है फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस करवाना, तो कल को कोई सवाल पूछ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका जो सवाल है उसको खत्म कर दिया जाए, उसका मतलब है उसका जवाब दिया जाए, क्लियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो इलेक्शन कमीशन है वो टाइम टू टाइम जो है उसको डिफेंड करता रहा है। अब ये सही है गलत है ये डिफरेंट मैटर ऑफ डिस्कशन है, लेकिन हमारे लिए जो एक मैटर ऑफ डिस्कशन ओपन हुआ वो यही है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको इतने ज़्यादा क्रिटिसिज्म का क्यों स्पेसिफिक टाइम पे सामना करना पड़ रहा है, जो पहले लोग शायद इतना नहीं किया करते थे, क्लियर। तो ये जो 2-3 इंसिडेंट्स जैसे मैंने आपको बताया कि कोविड प्रोटोकॉल की वायलेशन हो रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, क्लियर, उसके साथ साथ जो ईवीएम के ऊपर भी क्वेश्चन उठने शुरू हो गए, तो ये अल्टीमेटली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसके पास संविधान ने पावर्स दी है उसके लिए एक अच्छा जो है वो कदम नहीं है। तो उसको उसकी ट्रांसपेरेंसी, अगर वो काम अच्छा करती रहेगी तो ही डेमोक्रेसी बचेगी, नहीं तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है, क्लियर। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे कि क्या रीजन है क्रिटिसिज्म का, तो सबसे पहले अगर बात करो कि अगर हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो शायद आपको पता होगा ये 3 मेंबर बॉडी है, जैसे इसमें चीफ इलेक्शन कमीशन है और उसको जो है वो 2 इलेक्शन कमीशन जो है वो असिस्ट करते हैं। असिस्ट तो नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि जो डिसीजन दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, जो 3 मेंबर बॉडी है उसमें तीनों का मिलके ही डिसीजन होता है, यानी कि अगर 2 एक साइड हो गया और एक दूसरी साइड है तो जो मेजोरिटी डिसीजन होगा उसी को ही फाइनल माना जाएगा। तो ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है ना ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सीईसी को या इलेक्शन कमिश्नर जो है इनको अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, और प्रेसिडेंट जो है वो हमेशा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है उसकी एडवाइस पे, उसकी एड एंड एडवाइस के ऊपर ही काम करता है, क्लियर। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे जजेस जो हैं वो रिक्रूट किए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की, अगर मैं बात करूंगा जो जुडिशियल कॉलेजियम है उसके थ्रू उनकी रिक्रूटमेंट होती है। यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री जो प्रेसिडेंट को रिकमेंड करेगी, प्रेसिडेंट जो है वो उसी को ही इलेक्शन कमीशन बना देगा। अब आप खुद सोचो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री है वो भी तो एक पॉलिटिकल पार्टी ही है, वो भी तो इलेक्शन लड़ी रही है, क्योंकि जिसकी मेजोरिटी है वो अल्टीमेटली जो वो सरकार बना रहा है। तो जब इस पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी है जिस जो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री में बन रही है, तो चांसेस हैं कि शायद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जो अपॉइंटमेंट की प्रोसेस है
जो प्रोसीजर्स है उसको शायद ये इन्फ्लुएंस कर सकती है, और जिस पार्टी की ये मिनिस्ट्री है वो शायद उन लोगों को यहाँ पे डाल सकती है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी तो है नहीं कि भाई किन ग्राउंड्स के ऊपर जो इलेक्शन कमीशन जो है या इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको अपॉइंट किया जा रहा है, तो ट्रांसपेरेंसी नहीं है। और एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार जो है उस पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा इनको नॉमिनेट किया जा रहा है या सजेस्ट किया जा रहा है प्रेसिडेंट को इनके अपॉइंटमेंट के लिए, तो ये भी एक बड़ा जो है वो सवालिया चिन्ह उठाता है। तो इसका एक सोल्यूशन होना चाहिए, वो सोल्यूशन क्या है थोड़ी देर में हम लोग उसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। दूसरी बात है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का मतलब क्या होता है कि जहां पे आप लोगों को बड़ी आसानी से अपनी आपकी नौकरी से ना हटाया जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे गवर्नर है, तो गवर्नर को प्रेसिडेंट उसकी पोजीशन से कभी भी हटा सकता है, तो उसके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको हटाने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके लिए जो वो स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में जो है वो पास करना पड़ता है रेजोल्यूशन, तब जाके उनका रिमूवल होता है। इसका मतलब उनका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है। अब मान लो मैं कोई नौकरी कर रहा हूँ, अगर मेरे को खतरा है नौकरी का कि यार अगर मैंने इनके खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो कहीं मेरे को नौकरी से ना निकाल दे, तो शायद मैं उतनी इंडिपेंडेंस के साथ काम नहीं कर पाऊंगा। तभी कहा जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या जिनकी जिम्मेवारी है संविधान को प्रोटेक्ट करना, या संविधान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं या संविधान की जो बेसिक फिलोसफी है उसको प्रोटेक्ट करना, उनमें उनमें बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, और जो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो इंडिपेंडेंस का ही एक साधन है। क्लियर? तो जैसे मैं बात कर रहा था आप लोगों को कि जैसे जो काउंसिल जो आपका सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, वो देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास तो है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब इसको रिमूव करने के लिए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ये जो बेचारे दो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, इनके पास कोई पावर नहीं है, मतलब इनके पास कोई सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। इनको प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन कभी भी रिमूव कर सकता है। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर का ना होना भी शायद इनकी जो इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग है उसमें एक बहुत बड़ी हर्डल है। नेक्स्ट है पोस्ट रिटायरमेंट जॉब्स। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे ऐसी पोजीशंस हैं, क्लियर, जहां पे जैसे सीएजी की मैं बात करूंगा, वो पोस्ट रिटायरमेंट कोई भी सरकारी जॉब नहीं ले सकते हैं। लेकिन इस तरह का जो चीज़ है वो इलेक्शन कमिश्नर की सिचुएशन में नहीं है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन बनेगा वो पोस्ट जो रिटायरमेंट है तब भी वो सरकार के लिए कुछ काम कर सकता है। तो अगर मान लो मैं इलेक्शन कमिश्नर हूँ, मेरे को पता है अच्छा मैंने रिटायर हो जाना है, रिटायर होने के बाद अगर मैंने इस सरकार के खिलाफ कोई भी डिसीजन लिया या इस पार्टी के खिलाफ कोई भी डिसीजन लिया और कल को यही सरकारी सरकार बन गई, तो मेरा कोई फायदा नहीं होगा। तो काफी वेस्टेड इंटरेस्ट रहते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट रहते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो कारण है, इलेक्शन कमीशन जो है उसकी क्रेडिबिलिटी को चैलेंज किया जा रहा है। डन। इसके साथ साथ जो है वो बहुत ज्यादा पावर जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। जैसे वो पार्टियों को रिकॉग्नाइज तो करता है कि अच्छा ये नेशनल पार्टी है, स्टेट पार्टी है, लेकिन वो डी रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता है किसी को। क्लियर? और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ज्यादा जैसे डी क्रिमिनलाइजेशन के ऊपर इलेक्शन कमीशन के द्वारा बहुत ज्यादा वो स्ट्रिक्ट है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट कोई एक्ट पास नहीं करेगी तब तक जो क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं या जो डी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो हम लोगों को होती भी नहीं देखने को मिलेगी। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो थोड़ा सा वीक भी हम लोगों को कुछ सिचुएशन में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ जो है वो पॉलिटिकल बिल को आप एसोसिएट कर सकते हैं कि अल्टीमेटली जो रिफॉर्म लेके आएंगे वो तो आपकी पॉलिटिकल क्लास यानी कि जो आपके पार्लियामेंटेरियन है वही लेके आएंगे, वही संविधान में अमेंडमेंट करेंगे, वही एक्ट्स बनाएंगे। तो जब वही बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो इलेक्शन कमीशन अपने आप को रिफॉर्म नहीं कर पाएगा। दो तरह से रिफॉर्म्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो यह है कि इलेक्शन कमीशन खुद अपनी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको इंश्योर करे, हर सवाल का जवाब दे। एक्सटर्नल है जो कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पार्लियामेंट है, जिसके पास पावर है टू मेक लॉज, क्लियर, और टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन, वो अगर चेंजेस करेगी, रेलेवेंट चेंजेस करेगी, रेलेवेंट एक्ट्स को पास करेगी। क्लियर? जैसे आपको पता ही है कि अगर किसी को जेल की सजा हो जाएगी, 3 साल से ज्यादा अगर जेल की सजा होती है तो वो इलेक्शन में नहीं लड़ सकता है। तो जब तक पार्लियामेंट इस तरह के डिसीजन, इस तरह के एक्ट्स में चेंजेस नहीं करेगी या नए एक्ट्स नहीं लेके आएगी तो बहुत मुश्किल है इलेक्शन कमीशन जो अच्छे तरीके से काम करे। तो पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ये भी एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। और ये जो लैक ऑफ पॉलिटिकल विल है, हिंदुस्तान में जितनी भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, चैलेंजेस है, ये एक फैक्टर जो आप लोगों को जरूर देखने को मिलता है कि गरीबी क्यों है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। क्लियर? मिसयूज ऑफ स्टेट मशीनरी, कभी कभी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो चांसेस ये रहते हैं कि अगर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर जो है वो उनके फेवर में नहीं चल रहा है या थोड़ा उनको उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो जो इलेक्शन मशीनरी है, सीबीआई वगैरह जो आप सुनते रहते हो, वो भी चांसेस रहते हैं कि उनके खिलाफ जो है वो छोड़ दी जाए। तो आसान भाषा में ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है, पार्शली है और फुली है, रिस्पॉन्सिबल है, जिसके कारण जो है वो हमें इलेक्शन कमीशन का बहुत लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। डन। बट एट द सेम टाइम आप लोगों को इस चीज को एक्नॉलेज करना पड़ेगा, जो मैं थोड़ी देर पहले भी बता रहा था, कि इंडिया का जो इलेक्शन कमीशन है वो बेस्ट इलेक्शन कमीशन में से एक है। ठीक है, चलिए
अब सबसे बड़ी बात है कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम लोगों को इलेक्शन कमीशन जो है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो उसकी इंडिपेंडेंस जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेसी का पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर नहीं होगा, लोगों का ट्रस्ट नहीं होगा, और जो लोगों के विश्वास से सरकार नहीं बनेगी, उस सरकार को कोई फायदा नहीं, क्योंकि उसको हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। चांसेस हैं देश में क्योस हो सकता है। क्लियर। उसके साथ साथ जो है वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन को ये देख के कहा जाए कि अच्छा यार ये तो इस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, या तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो जो नॉन पार्टीशन बिहेवियर है वो एक्सपेक्ट किया जाता है एक इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने की। क्लियर। क्योंकि यहाँ पे अगर हिला, जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, अगर यहाँ पे थोड़ा सा भी हम लोगों को शिफ्ट होता हुआ देखने को मिला, लोगों का ट्रस्ट, या ऐसा दिखा कि इलेक्शन कमीशन किसी पॉलिटिकल पार्टी विशेष को सपोर्ट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सही नहीं होगा। लोगों के ट्रस्ट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ जो डिसीजन आया कि अच्छा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट दिया कि ये जीत गया या हार गया, तो उसके ऊपर भी लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी हो। ऐसा ना हो कि लोग बोले कि नहीं यार ऐसे है ना कि मिले हुए थे, या जो ये पॉलिटिकल पार्टी थी इसके इलेक्शन कमीशन वाले जो इसके साथ मिले हुए थे, तो वो कहीं ना कहीं ओवरऑल सारे के सारे पॉइंट जो वो एक ही चीज की बात कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर होने चाहिए। उसी के कारण जो वो ट्रस्ट बनेगा, उसी के कारण जो वर्डिक्ट दिया जाएगा फाइनली, यानी कि इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसको लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो ये इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी इंडिपेंडेंस के ऊपर किसी भी तरह का खतरा हम लोगों को नहीं देखने को, मतलब नहीं होना चाहिए। अब लास्ट है कि हमने चैलेंजेस देख लिए, हमने ये देख लिया कि ये क्यों इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब हमारे पास होना चाहिए कि भाई सजेशन क्या है, इंप्रूवमेंट कैसे की जाए। तो सबसे बड़ी इंप्रूवमेंट चैलेंज से ही रिलेटेड है। जैसे हमने देखा था, एक चैलेंज देखा था, एक प्रॉब्लम देखी थी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसके लिए कोई ऐसा बड़ा ट्रांसपेरेंट इसका सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं है। तो जब तक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं होगा, मल्टीपल पार्टीज को उसके सिलेक्शन में नहीं जो है वो इन्वॉल्व किया जाएगा, तो शायद एक बेटर कैंडिडेट मिलना, एक ऐसा कैंडिडेट जो किसी पॉलिटिकल पार्टी की साइड ना ले, शायद मिलना मुश्किल है। तो यही कारण है कि जो आपका सेकंड एआरसी है, सेकंड एआरसी कमीशन है, इसकी रिकमेंडेशन है कि कॉलेजियम जो है उसके द्वारा ये अपॉइंट किया जाना चाहिए। कॉलेजियम का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल जो इसको अपॉइंट करेंगे। और इसमें देखिए कौन कौन है। इसमें प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन यानी कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का भी आएगा, लॉ मिनिस्टर आना चाहिए, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आना चाहिए। तो ये सारे मेंबर्स मिलके जो है वो इलेक्शन कमिश्नर्स जो है, अगर उनकी अपॉइंटमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए बेटर है। नेक्स्ट यही है कि जो ईसी के द्वारा यानी कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा सजेशंस दी जाती हैं कि अच्छा पेड न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए फंडिंग में, क्लियर, डीक्रिमिनलाइजेशन होनी चाहिए, यानी कि क्रिमिनल एलिमेंट्स जो है वो हमारे देश के अंदर नहीं होने चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर नहीं होनी चाहिए। अलग बात है कि 50% के आसपास जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं उनके खिलाफ कहीं ना कहीं क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। लेकिन अगेन अगर इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशंस को प्रॉपरली माना जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं, जो रिफॉर्म्स हैं इसी के द्वारा जो इंट्रोड्यूस किए गए हैं या प्रपोज किए गए हैं, उनको अगर माना जाएगा, तो देश का ओवरऑल पॉलिटिकल सिस्टम इंप्रूव होगा, इलेक्शन प्रोसीजर इंप्रूव होगा, और जो छवि है इलेक्शन की या इलेक्शन कमीशन की, वो भी हम लोगों को बेटर होती हुई देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके साथ साथ जो आर्टिकल 324 है उसकी पावर्स को प्रॉपरली यूज किया जाए इसी के द्वारा, डन। और साथ में जो है वो इलेक्शन कमीशन जो है उसमें एक कूल ऑफ पीरियड जो है वो होना चाहिए, यानी कि वो इमीडिएटली जैसे ही रिटायर हुआ वो किसी भी स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी या किसी भी स्पेसिफिक जॉब को ज्वाइन ना करे। क्लियर। और उसके साथ साथ इसका जो एक्सपेंडिचर है वो चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप सब लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो एक्सपेंडिचर चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसके ऊपर वोटिंग नहीं होती, मतलब जो पैसा है वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर। जो मेड फ्रॉम होता है उसमें जो है वो आपकी वोटिंग होती है, उसमें पैसा मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता है। तो आसान भाषा में सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के साथ साथ, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर के साथ साथ जो है वो आप लोगों को साथ में जो है वो सिक्योरिटी ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो पैसा है उसकी भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्लियर। कहीं ऐसा नहीं है कि टेंशन ये है कि पता नहीं सैलरी आएगी या नहीं आएगी, वैसे ऐसा नहीं हो सकता है। बट अगेन हम लोगों को जो है वो हर एक इशू को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखना होता है, तभी हम जो है वो किसी एक स्पेसिफिक जो कंक्लूजन है उसके ऊपर पहुंच सकते हैं ना। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड। आने वाले हफ्तों में थोड़ा और पीछे जाएंगे और जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें देखने को मिलेंगे, जैसे राइट टू लाइफ के ऊपर बहुत आता रहता है, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। जुडिशियल एक्टिविज्म है वो इसी हैंडआउट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वो एक बड़ा जनरल सा टॉपिक है जो आप लोग नॉर्मली भी पढ़ते हो। तो मेनली करंट अफेयर्स में हम थोड़े ऐसे टॉपिक्स देखेंगे जो नॉर्मली हम लोगों की जो बुक्स हैं या हम लोगों का जो मटेरियल है उससे मिसिंग रहते हैं। तो हैंडआउट को डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, हम लोग हिमाचल प्रदेश जी के तूफानी पहाड़ी पे उसको शेयर कर देंगे। तो चलिए कल इसी सेशन में इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है वो डीपी सर के द्वारा डिस्कस किए जाएंगे। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।